आदरणीय बनवारीलाल शर्मा सर, लोक शर्मा सर और मेरे साथी। तो मैं ये हमने हनी ट्रैप केसेस किए उसके थोड़ा बैकग्राउंड में बताना चाहता हूँ कि क्यों हम ये केस किए और क्यों कर पाए। 2016 में मेरी पोस्टिंग हुई थी एसओजी में, 2016 जुलाई के आसपास। उसमें आप सबको पता होगा कि हमारा एसओजी का सबसे बड़ा टास्क था आनंदपाल सिंह जो गैंगस्टर था, भाग गया था और तब तक 1 साल हो गया था और उसको पकड़ने के लिए एसओजी को टास्क दिया गया था। तो हमने जैसे जैसे उसको पकड़ने के लिए प्लानिंग वगैरह चालू की। अब क्योंकि आप लोग भी मेरे पृष्ठभूमि थोड़ा जानते हैं बैकग्राउंड में, मुझे 7 साल जेल में रहना पड़ा था और नज़दीक से मैंने क्रिमिनल्स को देखा था, नज़दीक से मैंने जुडिशियल सिस्टम को देखा था, पुलिस को देखा था। तो हमने हमारे पूरे टीम को इकट्ठा करके हमने ये डिसाइड किया कि हमारा टास्क क्या है। हमारा टास्क सिर्फ आनंदपाल सिंह को पकड़ के जेल में डालना हमारा टास्क है। अगर जेल में जाके अगर वापस वारदातें करने लग जाए तो हमारा काम खत्म होगा नहीं होगा। तो हमने ये डिसाइड किया कि सबसे पहले तो एक जो गैंग एक्टिव है वो इनएक्टिव होना चाहिए। इन द सेंस जो पब्लिक को क्या फायदा, हम सिर्फ अगर किसी को जेल में डाल दे लेकिन फिर भी क्राइम कर रहे हैं तो पब्लिक को कोई फायदा है नहीं। तो हमने एक तरह से 3-4 स्ट्रेटेजी बनाई। एक तरह से सबसे पहले गैंग निष्क्रिय होना चाहिए, मतलब कोई वारदात नहीं करनी चाहिए और जो फरार लोग हैं उनको अरेस्ट करना चाहिए और जो क्राइम करके जो जितने भी प्रॉपर्टी अर्जित की है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, उनको जब्त करना चाहिए। और चौथा, जो क्राइम्स ऑलरेडी कर चुके हैं उनको सजा होनी चाहिए। इसका मतलब केसेस को पीछा करके हमें सजा दिलानी चाहिए। हमने सोचा कि जब चारों करेंगे तो हम कह सकते हैं कि गैंग निष्क्रिय भी हो गया प्लस पब्लिक को फायदा भी मिल गया। हम इस प्रोसेस में हर गैंग मेंबर को पीछा करना चालू किया। जब हम चालू कर रहे थे, 1 आध मर्डर थे जो इस गैंग ने किया था। उस मर्डर को हमने जब खोला तो एक अनंत चांडिल नाम के व्यक्ति को मैं अरेस्ट करना पड़ा उस मर्डर में। तो हम जितने भी इनके जो गैंग के मेंबर्स थे जो इन्वॉल्व थे उन सबको पीछा कर रहे थे। जब इनको हमने मर्डर में अरेस्ट किया तो एक दिन अचानक सुबह एक डीवाईएसपी मेरे घर पे आ गए, करीब 9 बजे के आसपास। एक डॉक्टर को लेके आए। उन्होंने ये बोला कि सर ये जो आपने जो अरेस्ट किया है वो मतलब मर्डर के अलावा भी बहुत मतलब वारदातें की, बहुत गंदे गंदे काम किए। मैंने पूछा कि क्या काम किया? मैं बोला कि साहब वो जो डॉक्टर जो साथ लेके आए थे उन्होंने अपनी कहानी बताई। डॉक्टर ने बोला कि सर मैं सामने नहीं आना चाहता, मैं मुकदमा भी दर्ज नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसके खिलाफ और अच्छा मतलब एक्शन हो। उसका ये था कि और थोड़ा मे भी क्योंकि कस्टडी में और हम थोड़ा ज्यादा सख्ती करें। आप समझते हो पुलिस की सख्ती, तो उस तरह की में भी उसके मन में जो टीस थी उसको मतलब एक तरह से चाह रहा था कि हम थोड़ा और ज्यादा सख्ती करें और थोड़ा उनको टाइट करें। उसने बताया कि साहब मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे पास एक दिन एक लड़की आई। लड़की ने आके बोला कि साहब मैं मतलब कुछ प्रॉब्लम है। मैंने ट्रीटमेंट किया, मेरे नंबर एक्सचेंज किया। उसके बाद उसने एक बार दोस्ती हो गई तो हम होटल में गए। होटल में जाके 1-2 घंटे रुक के आए। रुक के बाहर आते ही मेरे पास कॉल आया, एक किसी एडवोकेट का कॉल आया कि आपने मेरे क्लाइंट को रेप किया है, क्लाइंट के साथ रेप किया है, तो इसलिए आपके खिलाफ हम रेप का केस दर्ज करेंगे और मुकदमा दर्ज करेंगे। मैंने बोला मैंने कौन सा कोई रेप किया ही नहीं। तो उसके बाद मैंने तो उसको ध्यान नहीं दिया। उसके बाद नेचुरल वे में वो गया लोकल थाने में कंप्लेंट दिया, मुकदमा दर्ज नहीं कराया, कंप्लेंट दिया। कंप्लेंट देने से ऑब्वियसली पुलिस ने भी कॉल किया उसको कि आपके खिलाफ कंप्लेंट है, आप आइए। तो जैसे कॉल किया तो डर गया। उसके बाद उसने और उसको ये भी बोला गया कि जैसे बोला करीब रात को करीब 7 बजे के आसपास उसको ये बोला कि कल सुबह 9 बजे तक तुम्हें 1.2 करोड़ मतलब 1,20 लाख रुपए तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो कल तुम्हारा मुकदमा दर्ज होगा, मैं अरेस्ट करवा देंगे। उसके बाद उसने रातों रात घूम के मेहनत करके वो पैसे इकट्ठा करके उनको दे दिया और उसका मैटर खत्म हो गया। उसने बोला कि सर इसने इस तरह मेरे साथ ही नहीं और भी 7-8 लोगों के साथ इसने इस तरह के वारदात किए। जब अब उसने उसको सिर्फ खुद का ही पता था, लेकिन जनरली ये इंप्रेशन था इस आदमी ने और भी लोगों के साथ किए हैं। तो जब हम जाके उससे पूछताछ किया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ सर इसी तरह से मैंने काफी किया हम लोगों ने। तो उसमें 2 लोग थे, एक तो अनंत चांडिल था और एक एडवोकेट थे। उस एडवोकेट अनंतपाल का पहले एडवोकेट रहा हुआ था। अनंतपाल जब यहाँ जयपुर में अरेस्ट हुआ था, काफी हथियार के साथ अरेस्ट हुआ था, उस आर्म्स एक्ट केस में वो एडवोकेट रहा हुआ था। एक तो एडवोकेट प्लस अनंत चांडिल ये और एक अक्षय शर्मा, ये 3 मिलकर पूरा गैंग चलाते थे।
तो जब इन्वेस्टिगेशन में बातें आई, हमने कंप्लेनेंट्स को कांटेक्ट किया, हमें ये पता चला कि इंट्रोगेशन में करीब 2 साल में करीब जैसे हमने इसमें देखा 30 से 35 लोगों को इन्होंने हनी ट्रैप करके करीब 25 करोड़ कमाया था इस गैंग ने। और इस गैंग को इनका मोडस ऑपरेंडी यही था कि डॉक्टर है, डॉक्टर के पास पेशेंट बन के जाएंगे लड़कियां, और अगर कोई ज्वेलर है तो ज्वेलरी खरीदने के लिए जाएगी लड़की, और कोई अगर प्रॉपर्टी डेवलपर है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाएगी। जो भी जिसका जो धंधा, अगर कोई एक रिसोर्ट ओनर था, रिसोर्ट ओनर के पास लड़की गई, एक मतलब बिल्कुल ही फर्जी एक आईडी वो बनाया कि इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी की एक आईडी बनाई, उसके पास गई और उसको बोला कि हम यहाँ एक इवेंट करना चाहते हैं, और उसके साथ रात को एक ड्रिंक पिया था बस, मतलब कुछ इवन फिजिकल भी नहीं हुए थे। उसके ऊपर केस दर्ज करा लिया और फिर 50 लाख ले लिया। और एक केस में बहुत इंटरेस्टिंग ये केस था कि बीकानेर में एक बार कोई प्रोड्यूसर आया बॉलीवुड से, बॉम्बे से, तो उसको अपनी मूवी के लिए किसी चीज के लिए कुछ मॉडल्स चाहिए थे। इस कंपनी को कैसे पता चले इस गैंग को कि उनको मॉडल्स चाहिए, तो ये जो पहले वाले डॉक्टर में जो लड़की थी उसको और 3-4 लड़कियों को वहां बीकानेर भेजा गया, वो सिर्फ इंटरव्यू के लिए कि ठीक है हम इंटरव्यू करेंगे, अगर आपको पसंद आए तो मॉडलिंग का मतलब आपके काम करेंगे। ये लड़की उस होटल में गई, सिर्फ आधा घंटे उसके साथ चाय पिया बस, उसके उसमें जाके कमरे में जैसे आप बड़े होटल में जानते हैं, कमरे में एक रूम होता है जहाँ आके वो बैठ के चाय पी सकते हैं, अटैच रूम था, उसमें उस लड़की ने सिर्फ चाय पी थी, एक आधे घंटे की, और डिस्कशन हुआ। उसके बाद तुरंत वो बाहर आई, उसके 10 मिनट में उस प्रोड्यूसर के पास कॉल जाता है वकील का कि आपने मेरे क्लाइंट के साथ रेप किया है, आप इमीडिएटली मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, आप कहाँ मिलोगे। वो बॉम्बे का था, इतना डर गया, उसने क्या किया कि वही 30 लाख रुपए देके वहीं से भाग गया, आपने वो मूवी भी कंप्लीट नहीं की, बीकानेर से भाग गया। तो इस तरह के काफी इंटरेस्टिंग केसेस है, मतलब हर केस में, लेकिन आउट ऑफ 35 ओनली 5 केस हम दर्ज कर पाए, क्योंकि जिनको भी हम मतलब कांटेक्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि साहब हमने पैसे इस बात के दिया है कि हम मतलब बदनामी से डरे, समाज में पता नहीं चले और हमारे बीवी को पता नहीं चले, ठीक है, हमें यहाँ इनसे कौन बचाएंगे, सबसे पहले हमारे बीवी से कौन बचाएंगे, आप भले उनको तो केस में डाल दोगे लेकिन हमें कौन बचाएगा। तो 35 में ओनली 5 केसेस वी कुड रजिस्टर, आउट 30 मतलब केस हम रजिस्टर भी नहीं कर पाए। लेकिन हमने ये कोशिश की इन 5 केसों में जितने भी टोटल गैंग था उनको हमने अरेस्ट करके, हमने करीब 40 लोगों को अरेस्ट करके हमने अंदर डाल दिया। और इस पे पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि जैसे पुलिस के लिए अगर कोई लड़की आती है और ये कहती है कि रेप हुआ है, उसका स्टेटमेंट दे, उसको अगर अरेस्ट करके चार्जशीट करना इट इज वेरी इजी पुलिस के लिए। तह में जाना, इन्वेस्टिगेट करना, अगर हम पुलिस को एक प्रैक्टिकल वर्किंग में भी प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि अगर ये कहता है कि साहब ये रेप नहीं है तो मतलब काफी उनको कोर्ट से भी कभी प्रॉब्लम होती है, और कोई मीडिया वगैरह इनको भी फेस करना पड़ता है। लेकिन उसमें इन केसों में हमने ये देखा कि एसओजी का काम क्या, एसओजी का काम ऑर्गेनाइज क्राइम रोकना है। इस गैंग का भी पूरा इट वाज टोटल ऑर्गेनाइज्ड गैंग इन द सेंस जैसे कोई डकैती करने वाली गैंग है। पहले क्या करती है, सबसे पहले अपने प्रिपरेशन करती है, टारगेट आइडेंटिफाई करती है। इसमें भी आइडेंटिफाई कैसे टारगेट करते थे कि सबसे पहले नाम होना चाहिए किसी आदमी का, नाम होगा तो ही तो बदनामी का डर है उसको। उसके बाद पैसा होना चाहिए, बहुत वेरी रिच, अगर बहुत रिच होगा तो ही वो पैसे देगा। तीसरा इनका ये था कि करीब जनरली उनका ये हमने पूछताछ में गया कि अराउंड 40 के आसपास 40 प्लस होना चाहिए, क्योंकि उनका ये था कि साहब कोई अगर यंग लड़की जाके 40 प्लस आदमी को थोड़ा वो करती है तो इजीली फंस जाता है वो, ठीक है। और चौथा इनका ये था कि साहब थोड़ा जनरली किसी का रेपुटेशन रहता है कि इस तरह के फिसलने की आदी है, तो उनको इस तरह के मार्केट सर्वे करके ढूंढते थे सबसे पहले। एंड देन प्लानिंग, उसके पास जाना, कैसे जाना और किस तरह से पसंद मत। दे जस्ट नीड वन मीटिंग, एक जगह बैठना है, इट नीड नॉट एंड इन एनी फिजिकल एक्ट, जस्ट बैठना है, बातें करना है, भले गप्पे लगा ली तो वो एक हो गया। और तीसरा अगर एक जगह कमरे में अगर रुकी जाए तो बहुत ही बेस्ट है। अब जैसे पहले वो जो डॉक्टर का केस इसमें आपने देखा है, डॉक्टर जो जिसमें केस दर्ज हुआ वो गया भी, वो यहाँ से ले गई लड़की, ले जाने के बाद जब जा रही है तब अपने गैंग को मैसेज करती है आई एम विथ हिम, द गेम इज ऑन। उसके बाद होटल जाते हैं, होटल जाने के बाद वो लड़का वो
जो भी था वो डॉक्टर, वो क्या है कि वो पर्दे वर्दे बंद करता है, बनियान में शॉर्ट्स में बंद करता है, पीछे से फोटो खींचती है उसकी, फिर से फोटो खींच के अपने उनको भेजती है कि द गेम इज स्टिल ऑन। उसके बाद जब वापस निकलते हैं रूम से तब गए थे कि द गेम डन, कुछ इस तरह से करके मैसेज करती है। और जब वो कोर्ट में जब वो केस गया, मतलब वो अरेस्ट हो गया वो लड़का, क्योंकि वो पैसे दिया नहीं। अरेस्ट होने के बाद जब कोर्ट में केस गया, मतलब आप सिचुएशन बिल्कुल फिल्मी स्टाइल सिचुएशन था, इंट्रोगेशन में आया, वो लड़के बयान देने के लिए बॉक्स में खड़ी है और शायद कहती है कि मैं थोड़ा मतलब हेडेक टाइप हो रहा, मैं बयान दे नहीं सकती हूँ, ऐसे जाके बैठ जाती है। और इधर उस लड़के के फादर इसके गैंग की जो भी आदमी थे उनको पैसा दे रहा है। जैसे पैसा दिया, लड़की के पास फोन आया, लड़की वापस विटनेस बॉक्स में चढ़ती है, अपने बयान बदलती है। मतलब ये तो एक्सट्रीम केस था जिसमें एक आदमी को अरेस्ट होना पड़ा। अदरवाइज जैसे कभी कभी तो कॉल से पैसे दे देते थे, अगर कॉल से पैसा नहीं दिया तो थाने में कंप्लेंट देंगे, उससे पैसे दे देंगे, अगर उससे भी पैसा नहीं मिला तो FIR दर्ज कराएंगे, अगर उससे भी पैसा नहीं मिला तो 164 कराएंगे। ये अलग अलग स्टेजेस थे। हमने इन 35 केस में हर स्टेज देखी हमने। इसमें सबसे ज्यादा स्टेज यही था कि जो 4 महीने में 30 लाख देना पड़ा, वो सबसे मतलब हल्का स्टेज था। दूसरा, जब मैंने पहले ही बताया कि ये जब हम पीछा कर रहे थे अनंतपाल के, लेकिन वो हमें एक बड़ा गैंग मिल गया, मतलब ये मिल गया। मैं आपको इन दोनों गैंग की कंपैरिजन बताता हूँ। आप सब जानते हैं अनंतपाल का कितना बड़ा गैंग था, कितना मतलब वेपन्स थे, AK-47 था, आदमी थे, खूब मर्डर्स किया था, खूब मर्डर्स करके, और उसके बाद बड़ा बड़ा नाम भी था उस गैंग का, सब डरते थे उस गैंग से। जब अनंतपाल फरार हुआ था 3 सितंबर 2015 को, उसके 3 एम थे। जब इंट्रोगेशन में आए सारी बातें, दूसरों को हमने पूछताछ की, 3 मतलब एम थे। सबसे पहले तो बाहर आके अपने जो भी दुश्मन थे उनसे बदला लेना है। दूसरा एम उनका ये था कि बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, क्योंकि पैसा इसलिए कमाना है कि ताकि मतलब मेरा जो केसेस चल रहे थे उनमें मदद मिले, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। तीसरा ये था कि विटनेसेस को हम थोड़ा हॉस्टाइल करके केस में बरी हो जाए। ये 3 थे। ये सितंबर 3 से लेके सितंबर 3 2015 से लेके अनंतपाल की जब एनकाउंटर हुआ, करीब 2 साल, 2017 जून में हुआ था, करीब 2 साल में इतनी बड़ी गैंग, इतने मतलब कितना टेरर था। हमने बहुत नजदीक से फॉलो किया। सिर्फ 2 जगह वो पैसा ले पाया, वो भी अपने आदमी थे। एक जगह लिया शायद 30 लाख, दूसरी जगह लिया करीब 20 लाख। वो भी मतलब ऐसे भी नहीं कि वारदात करके धमका के। और एक जगह शायद इस गैंग ने करीब 50 लाख का कहीं लूट ऐसे मतलब किया था। टोटल करीब सारे मिलके तो होल गैंग आई कैन से सेफली मतलब 1 करोड़ तक इन्होंने कमाए हो गए उस टाइम में, 2 साल में। विद दिस गैंग, विद दिस नोटोरिटी, with AK-47s, 2 AK-47s, after having gang killed a constable and fired upon a sub-inspector, and करीब 100 के ऊपर members। And I will compare this with other gang। अब ये जो 2 थे, अनिल चांडिलिया और ये नवीन देवानी, वो इस गैंग के सबसे मतलब I can say that foot soldiers भी नहीं थे। मतलब उनको अनंतपाल से मिलने में बहुत बड़ी बात होती थी। अब इस गैंग ने क्या किया 2 साल में, उसी ऑलमोस्ट उसी पीरियड में इन लोगों ने सिर्फ कोई मेहनत नहीं की, कोई वेपन नहीं, कोई वायलेंस नहीं, कुछ भी नहीं, 25 करोड़ कमाए। तो आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल। तो जैसे सर ने बताया कि सही, सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी पुलिस की, हमें कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि हम जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन क्या है? इन्वेस्टिगेशन इज फाइंडिंग ट्रुथ, और उस ट्रुथ के ऊपर बेस्ड ऑन वी हैव टू कलेक्ट एविडेंस एंड सबमिट टू द कोर्ट। सही है, मैंने भी वो ट्रायल फेस किया है कि कोर्ट के पास जो हम सामान देते वही रहता है, इसके अलावा कोर्ट के लिमिटेड। जबकि हम सही, सर ने सही कहा, हम अक्यूज से भी बात करते हैं, सारे विटनेस से बात, हमारे पास पूरा टाइम रहता है, विक्टिम से भी बात करते हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी यही है। और जैसे पहले भी इसमें भी दिखाया है कि मतलब ये फॉल्स केसों के ऊपर बात करना, इससे जो मेन मुद्दा है कि जो एक्चुअल रेप्स होते हैं उसमें मतलब घिनौने रेप्स होते हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, उसको कम करने के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसको मतलब रेप केस के आड़ में जो फॉल्स केस रेप लगा के जो वो पैसा एड थे, गैंग बना के करते, उसमें हमें ध्यान रखना है। और इसके अलावा दूसरे जैसे इसमें बताया कि और बहुत सारे ये भी सही है, बहुत सारे रेप केसेस रिपोर्ट भी नहीं होते, मतलब उसके भी एक पहलू है। और मैं
आपके पूरे दीपिका की टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने अच्छा एक डॉक्यूमेंट्री बनाया और इस इश्यू को हाईलाइट किया। थैंक यू, जय हिंद।